बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम 8 मई 2024 ट्यूसडे के एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले रिजर्व्ड सीट्स के हवाले से फर्स्ट एडिटोरियल है। ये बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जो कि असल में पीटीआई ही के मेंबर्स की है, उसकी ये जो एप्लीकेशन है वो मंजूर की है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि उनकी रिजर्व सीट इनको वापस की जाए और जो उनके हिस्से की बनती हैं। तो ये उसके हवाले से लिखा गया है। बेसिकली बैकग्राउंड इसका ये है कि पीटीआई के मेंबर्स चूंकि आज़ाद हैसियत में इलेक्ट हुए थे और उन्होंने फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अपनी शमूलियत इख्तियार की थी। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने डिमांड किया था कि वो, असल में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मतलब इस वक्त पीटीआई ही है। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने डिमांड किया था कि उनको उनकी रिजर्व सीट दी जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी कोई ना कोई टेक्निकल रीजंस बीच में डालते हुए वो सीट्स जो है वो दूसरी पार्टीज को दे दी और उनको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करते हुए कि जी वो तो सारे आज़ाद उम्मीदवार थे, तो वो तो किसी भी सीट को डिजर्व नहीं करते। टेक्निकल रीजंस दे ये दी थी ना कि जो पार्टी के टिकट पे मुंतखब नहीं हुए वो सीट्स डिजर्व नहीं करते। लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वो है व्यू है, वो ये है कि जो इलेक्ट होके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए हैं, अब वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उनके हिस्से की रिजर्व सीट्स जो है वो डिमांड कर सकती है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। तो ये इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को एक भी सीट नहीं दी, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एक भी सीट नहीं दी। पिशावर हाई कोर्ट में वो रिट लेके गए। पिशावर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही के फेवर में फैसला दिया। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में लेके गए अपनी एप्लीकेशन। अब वो जो 78 रिजर्व सीट्स हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसके इसके हवाले से एक चुप साधी हुई थी, लेकिन परसों जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 मेंबर बेंच बना दिया और यानी कि मंडे वाले दिन 3 मेंबर बेंच बना के उसके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। तो अब उसके हवाले से वो चीज़ें आगे चल रही हैं और जाहिर है कि आगे से आगे वो इसके प्रोसीडिंग्स होंगी। तो अब देखें कि क्या बनता है। लेकिन हमारा जो न्यूज़पेपर का एडिटर है वो भी यही कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि लॉ के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इसका फैसला किया जाए और जो जिसकी पार्टी जो जो जिसकी सीट्स बनती हैं उसको दी जाए। क्योंकि इलेक्शन जो है वो ट्रूली एक रिप्रेजेंटेटिव एक्शन होता है, जिसमें कि शो होता है कि अवाम ने किसको इलेक्ट किया है, किसके फेवर में वोट दिया है। ये सब कुछ चीजें जो है वो उसमें शो हो रही होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है कि शायद थोड़ी बहुत जो है वो इसमें प्रेसिडेंस चूंकि सेट नहीं है और इस तरह का केस पहले नहीं आया, तो इसलिए शायद इसमें थोड़ी बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो, इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत हो, और वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कर देगी। लेकिन अगर इस हवाले से कोई लेजिस्लेशन करनी हो तो वो तो पार्लियामेंट ही कर सकती है और पार्लियामेंट को 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ठीक है। तो इसलिए अब पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट जो है वो खुद पहले ही उसकी लेजिटिमेसी जो है ना वो एट स्टेक है कि वो धांधली के जरिए आई है। अब ये सीट्स उसको दे के और इस चीज को कंफर्म किया जा रहा है। ठीक है। तो कि जी वो हकदार नहीं है और लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसका जल्द अज जल्द फैसला करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को ये चीज डिसाइड करनी चाहिए कि वंस फॉर ऑल डिसाइड करनी चाहिए कि ये बेसिकली रूल क्या होना चाहिए और पाकिस्तान में ये इस तरह की ये जो सियासी रस्साकशी है ये सारी खत्म होनी चाहिए।
अब इसमें एक पॉइंट ये भी आता है, एक पॉइंट इसमें ये भी आता है कि ये सीट्स अगर गवर्नमेंट के पास होती हैं तो गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजोरिटी बनती है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर सकती है। ठीक है। लेकिन इस चीज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको इंटरिम ऑर्डर के थ्रू उसको सस्पेंड कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो 78 सीट्स हैं वो अब किसी की नहीं है। तो इस तरह से वो फिर 2/3 मेजोरिटी लोअर हाउस में गवर्नमेंट की नहीं बनती, और ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल बन जाएगी। और बल्कि बन रही है आगे। तो अब देखें इसको कि सुप्रीम कोर्ट कैसे डिसाइड करती है, लेकिन इसका फैसला उसूल और कानून और इंसाफ की बेस पे होना चाहिए। अच्छा, इसमें प्रिज्यूम एक अच्छा वर्ड है जिसको आप जरूर अपनी डिक्शनरी में शामिल करें। टेंटेटिवली का मतलब होता है आर्जी तौर पर, जो चीज परमानेंट ना हो लेकिन आर्जी तौर पर एक अंदाजे के मुताबिक कुछ कर दिया जाए और बाद में उसके ऊपर एक फाइनल चीज होनी हो। आर्बिट्ररी का मतलब होता है मनमानी। ठीक है, आर्बिट्ररी के जो विदाउट एनी लॉजिक हो बस हो जाए। और प्रोसीडिंग का मतलब कार्रवाई है, ये भी आप जरूर अपने डिक्शनरी में रखें। और कॉन्सिक्वेंटली एक अच्छा वर्ड है, एडवर्ब है, जो आप अपनी राइटिंग में यूज कर सकते हैं। नतीजतन मतलब कोई काम हुआ है तो कॉन्सिक्वेंटली। आगे लेजिटिमेसी है, कानूनी हैसियत, ये भी आप जरूर अपनी राइटिंग्स में लाएं। आगे चलते हैं, सेकंड वाला जो है वो है सऊदी डेलीगेशन के हवाले से। तो सऊदी डेलीगेशन वाला जो एडिटोरियल है, बेसिकली वो जो सऊदी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने का एक चांस बन रहा है, उस हवाले से ये बात है। और पिछले कुछ वीक्स को अगर देखा जाए तो जो प्रोसेस इनिशिएट किया था गवर्नमेंट ने कि सऊदी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाई जाए, ये ट्रूली नजर आ रहा है कि इसके ऊपर बड़ा तेजी से काम हो रहा है। कि पहले सऊदी मिनिस्टर पाकिस्तान में आया, फिर बल्कि उससे भी पहले शहबाज शरीफ जो है प्राइम मिनिस्टर, वो उम्रा करने के लिए गया और उसने रिक्वेस्ट की कि इन्वेस्टमेंट लाई जाए पाकिस्तान में। फिर उसके बाद सऊदी मिनिस्टर आया, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए सऊदीया गया, तो भी सऊदी मिनिस्टर से बातचीत हुई। अब जो है वो 2 दिन की इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें कि सऊदी गवर्नमेंट के जो एक असिस्टेंट मिनिस्टर हैं इन्वेस्टमेंट के, वो अपने 50 मेंबर डेलीगेशन के साथ वो पाकिस्तान में आए, जिसमें 30 सऊदी कंपनीज जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। तो अब ये उम्मीद पैदा हो रही है कि जैसे शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी वो बिलियन डॉलर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फाइनलाइज होंगे हमारी जो सऊदी गवर्नमेंट के साथ। तो ये 5 बिलियन डॉलर के बेसिकली प्रोजेक्ट्स हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इसके लिए एक साजगार माहौल पैदा करे। बेसिकली बात ये है कि 5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कंपनी किसी भी कंट्री के लिए कही जाती कि वो बिल्कुल एक टर्न अराउंड हो जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि वो दुनिया की दूसरी कंट्रीज जो हैं उनका और दूसरी कंपनीज जो हैं उनका कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर, हमारे कंट्री के सिस्टम के ऊपर पैदा करेंगी। तो असल चीज इस चीज की है, जरूरत इस चीज की है कि गवर्नमेंट को चाहिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जी गवर्नमेंट एक ऐसा साजगार माहौल पैदा करे कि जिससे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान को सिर्फ किसी को जाके रिक्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट ना लानी पड़े, बल्कि दूसरे कंट्रीज, दूसरे कंपनीज अपने बिजनेस की खातिर पाकिस्तान में आए और इन्वेस्ट करें और उनको ऐसा साजगार माहौल मिले जिससे उनको पता हो कि उनका जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है वो भी महफूज होगी और प्लस उनको एक रीजनेबल प्रॉफिट भी मिलेगा, अच्छी मार्केट मिलेगी और फ्यूचर में उनकी एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगी उनके बिजनेस की। तो ये सारी चीज होनी चाहिए। सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट आने से कुछ नहीं होता और वो इन्वेस्टमेंट भी अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक्सपेक्टेड है कि सऊदी क्राउन प्रिंस जो हैं वो कुछ ही दिनों में पाकिस्तान आने वाले हैं, विजिट करने वाले हैं, और वो आके ये सारी डील्स को फाइनल करेंगे। हमारे जो शरीफ खानदान है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वगैरह, ये क्लेम करते हैं कि उनका सऊदी रॉयल फैमिली के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। तो यस, ये करीबी ताल्लुकात बिल्कुल हैं, लेकिन कोई भी
कंट्री या कोई भी कंपनी तब तक किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करता जब तक उसको वो बिजनेस के साजगार माहौल मुयसर नहीं आते। तो हमें वो अपने सिस्टम के अंदर इंटरनल करेक्शंस करनी चाहिए कि जिससे इन्वेस्टमेंट खुद ब खुद हमारे कंट्री में चल के आए। इसमें कंपनी का वर्ड एक अच्छा वर्ड है, इसको आप नोट करें। साथ देना, साथ चलना, ठीक है। रैप अप एक अच्छा वर्ड है, किसी नतीजे तक लाना। रैप अप का मतलब होता है किसी नतीजे तक लाना किसी चीज को, रैप अप करना, डील रैप अप करना, ठीक है। फिर उसके बाद बायलैटरल का मतलब जो दो पार्टीज के दरमियान में हो, जैसे बायलैटरल रिलेशंस। इसके बाद इसी को मल्टीलैटरल भी अगर देखा जाए तो मल्टीलैटरल कसीरल जहती है, जिसमें दो पार्टीज ना हो बल्कि ज्यादा पार्टीज हो। इसको भी आप अपनी राइटिंग में लाएं। फिर उसके बाद सस्टेनेबल एक अच्छा वर्ड है, इकोनॉमी में अक्सर यूज होता है। सस्टेनेबल ग्रोथ, पायदार, पायदार आना चाहिए यहाँ पे। फिर उसके बाद टर्बुलेंस है, हंगामा खेजी, हलचल जिसको कहते हैं। फिर रेपो, ये एक वर्ड है रेपो, क्लोज कनेक्शन, ताल्लुक, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत है, कोई चीज प्रॉपर वे में शफाफ तरीके से हो। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो थर्ड एडिटोरियल है, वो है जी नॉर्कोटिक डार्कनेस। नॉर्कोटिक डार्कनेस का जो बेसिकली बेस है वो ये है कि पाकिस्तान के डिफरेंट इदारों में, यूनिवर्सिटीज में जहाँ पे यंगस्टर्स होते हैं वहाँ पे मंशियात का लेन देन होता है, कारोबार होता है। इस हवाले से लाहौर का जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट है उसने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, कुछ लोगों को अरेस्ट किया है जो ये कारोबार कर रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे, और इनको, उस गैंग का नाम है जी जॉर्डन गैंग। ये जो जॉर्डन गैंग है ये सेंट्रल एशिया, मेक्सिको, कनाडा और यूएसए और अदर कंट्रीज के अंदर उन्होंने एक अपना गैंग बनाया हुआ है, अपने टर्म्स बनाए हुए हैं, कनेक्शंस बनाए हुए हैं, और वो इधर से उधर ड्रग्स जो है वो सप्लाई करते हैं। और स्पेशली लाहौर के और मुल्तान के डिफरेंट एरियाज में, यूनिवर्सिटीज में वो ड्रग्स सप्लाई में पाए गए हैं। उनके से कुछ मेंबर्स जो पाकिस्तान के हैं उनको अरेस्ट किया गया है। अब यहाँ पे साथ ही हमारा जो एडिटर है वो ये हवाला देता है कि अभी 2 साल पहले ही, आ, उसमें, बल्कि 2 साल पहले नहीं, 1 साल पहले तकरीबन अगस्त में पिछले साल ही इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में ये पकड़ा गया एक पूरा नेटवर्क है जिसमें टीचर्स भी, स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व थे और कुछ आउटसाइडर्स भी इन्वॉल्व थे। और उसमें 234 पुलिस ऑफिसर्स को भी इन्वॉल्व पाया गया। तो उस हवाले से भी उसने, एडिटर ने हवाला दिया है, और साथ ही ये बात कही है कि सिर्फ चंद लोगों को पकड़ लेना काफी नहीं है, बल्कि इसमें 3 बड़े काम होने चाहिए। नंबर 1 तो ये है कि जो पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको असल सजा उनको मिलनी चाहिए कि उनकी वजह से ये सब चीजें होती हैं। नंबर 2, फिर वो लोग के जो ड्रग सप्लाई करते हैं वो होने चाहिए। एंड नंबर 3, जो कि यंगस्टर्स हैं, उन यंगस्टर्स को पकड़ना जरूर चाहिए, लेकिन उनको लंबी चौड़ी सजाएं देने की बजाय उनको ट्रेनिंग की तरफ लाना चाहिए। इसमें एनजीओज का किरदार, इसमें पेरेंट्स का किरदार, इसमें वो एजुकेशनल जो इदारे हैं उनका किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि एट द एंड इस में 3 जो पार्टीज हैं उनके बारे में कहा गया कि ड्रग सप्लायर्स को भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, पुलिस के जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं उनको भी बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए, और जो स्टूडेंट्स वगैरह इन्वॉल्व हैं, जो यूज करते हैं, जो खरीदते हैं, भारी कीमत दे के खरीदते हैं, बहुत महंगी तरीन ये होती हैं नशावर अद्वियात वो खरीदते हैं, उनको सजाएं सख्त नहीं देनी चाहिए बल्कि उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। और उसमें पेरेंट्स का, एनजीओज का और इदारों का, एजुकेशन इदारों का किरदार बहुत अहम है। और ये पाकिस्तान को कभी भी हम इस तरह से जो ड्रग्स हैं उसके हवाले नहीं कर सकते, इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। इसमें नॉर्कोटिक एक वर्ड है जो कि रिलेटेड है, नशा आवर,
ग्रेव एक अच्छा वर्ड है। यस, ग्रेव का वैसे तो एज अ नाउन इसका मतलब कबर भी होता है ना, लेकिन ग्रेव एज एन एडजेक्टिव संगीन के मीनिंग में आता है। ग्रेव कंसर्न्स, ग्रेव रिजल्ट्स, इस तरह से। फिर कार्टल, यहाँ पे तंजीमें लिखा गया है, लेकिन बेसिकली ये प्लूरल है। बेसिकली एस को अगर हटा भी दें तो ठीक है। कार्टल बेसिकली एक इकोनॉमिक टर्म है, जो कि जो कंपनीज मेल मिला के एक दूसरे से ओपन कंपटीशन को खत्म करती हैं और डिफरेंट फील्ड्स में अपनी इजारादारी कायम कर लेती हैं, तो हम कहते हैं कि उन्होंने कार्टल्स कायम कर लिए हैं, अपनी लॉबीज बना ली। इस हवाले से इकोनॉमी के रेफरेंस में हम अपने लेक्चर में बात कर चुके हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कन्विक्शन है। कन्विक्शन कन्विक्ट से निकला है, सजा देना कन्विक्ट होता है और कन्विक्शन सजा है। तो जो गवर्नमेंट सजा देती है वो। अच्छा, मॉडस ऑपरेंडी ये भी लीगल लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी भी काम करने का तरीकाकार। फिर उसके बाद हेडी होता है। यस, हेडी का मतलब होता है जो किसी चीज के पीछे पड़ जाता है, लापरवाह होता है, जल्दबाज होता है। तो ये स्पेशली यंगस्टर्स के बारे में कहा गया कि वो तो लापरवाह होते हैं। इदारों को काम अपना करना चाहिए प्रॉपर वे में। रिहेबिलिटेशन का मतलब है सेहत की बहाली। सेहत की बहाली प्रॉपर वे में होनी चाहिए। बहाली सेहत, रिहेबिलिटेट एज अ वर्ब यूज होता है किसी भी चीज की बहाली, स्पेशली सेहत। और रिहेबिलिटेशन इसका नाउन होता है। और रेवेज, सॉरी, हाँ, रेवेज का मतलब होता है तबाह करना। ये भी एज अ वर्ब यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।